एबीजी शिपयार्ड नाम से एक कंपनी हुआ करती है जिसने बहुत बड़ा घोटाला किया। इतना बड़ा घोटाला किया कि इसकी घोटाले की खबर निकलने से मतलब यह समझ में आया कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने दोनों ने मिलकर जितना नुकसान पहुंचाया उससे भी कई गुना। अच्छा ऐसे समझिए, कुल जो माल्या है वो 9,000 करोड़ का घोटालेबाज निकला। इस कंपनी के बारे में सुनने में आ रहा है कि इसने लगभग 28,000 करोड़ का घोटाला किया है। मैं राइट फिगर कोट करूं, 28 नहीं साहब 22,842 करोड़ का इसने घोटाला किया है, माने माल्या का 3 टाइम्स ज्यादा। आप पूछेंगे कि सर ये भी भागे कि नहीं भागे, और आप कैसे प्राणी हैं, हंसते हुए बता रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। ये इतनी बड़ी खबर, कोई बुरी खबर ऐसे सुनाता है कि दुर्भाग्य है देश के लिए। तो अब मैं इस दुर्भाग्य को भाई साहब आपको समझा तो दूं ना, मैं तो, मेरा चेहरा ही स्माइलिंग है, मैं क्या करूं। देश की चीजों पर थोड़ी थोड़ी कई बार प्लानिंग पर हंसी आ जाती है। आइए सुनते हैं क्या चल रहा है। गुजरात बेस्ड एबीजी शिपयार्ड अक्यूज्ड डिफ्रॉडिंग 28 बैंक ऑफ 22,842 करोड़ ऑफ सीबीआई बाय सीबीआई। सीबीआई ने साहब चालान भी बुक कर लिया है गिरफ्तारियों के लिए कि साहब पकड़ा जाए किसी ना किसी प्राणी को, कोई भागा है नहीं अभी तक। अब आपके ना मन में एक जो इस न्यूज को सुनने से पहले सवाल बनेगा, क्योंकि आप बहुत सीधे सज्जन मेरे ही तरह के प्राणी हैं, उनके दिमाग में एक सवाल बहुत बेसिक बनेगा, फिर जाकर के आप इस न्यूज को देखेंगे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो फ्रस्ट्रेशन इस बात का है, यार बैंक वाले पागल होते हैं क्या है। ये आईसीआईसीआई वालों से अगर हम कुछ भी लेने जाएं तो यार ये लेने से पहले 56 ज्ञान देते हैं हमको, अपना ये लाइए, अपना वो लाइए, ये करिए वो करिए। इनको 7,089 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। किसको? बैंकों को जो नुकसान हुआ है उसमें प्राइवेट बैंक सबसे आगे चल रही है भाई। पहली बार होगा ये प्राइवेट बैंकों के घोटाले में। अक्सर आप लोग सरकारी बैंकों का ही नाम सुनते हैं, सरकारी का सुनते ही सरकार को कोसना भी शुरू कर देते हैं, सरकार के कारण ऐसा हुआ होगा। आप सोचिए प्राइवेट बैंक जिसके बारे में कहते हैं ये लोग कभी घाटे में नहीं जाते, 7,089 करोड़ रुपए की चपत लगा दिया भाई इसको। इसी प्रकार से आईडीबीआई बैंक यानी एसबीआई से पहले तो 2 महारथी और बैठे हैं। एसबीआई 2,468 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 1,614 करोड़, पीएनबी ये देखिए साहब 1,000 करोड़ से तो नीचे कोई चल ही नहीं रहा। और कोने में एलआईसी भी बैठी है 136 करोड़। अब आपके दिमाग में पता है सबसे पहला सवाल क्या आएगा? मैं बताता हूं, मैं समझिए आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये बताओ ना ये इतना पैसा होता कितना है, और जब होता है तो ये लोग क्या पैसा आंख मूंद के दे देते हैं क्या? ले तू पैसा रख ले और जब काम हो जाए तब दे देना। और वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो इतना पैसा जो आपने बताया 22,000 करोड़ ये लेके कहीं फरार हो जाएगा क्या सर? उसकी जेब में है क्या सर ये पैसा? सवाल तो जेन्युइन है ना, मतलब इसी नजरिए से आप इस सवाल को सुन रहे होंगे। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं रखते हैं तो निश्चित ही, क्योंकि जब तक हम लोग भी पढ़ते नहीं थे यही सवाल आता था कि 2G स्कैम इतने लाख करोड़ का, तो हमें लगता था यार गजब आदमी है, इतना पैसा रखा कहां होगा, हेलीकॉप्टर से तो पैसा ले जाता होगा है। यहां पर भी यही बात आएगी 22,000 करोड़ कितना होता है। अब थोड़ा न्यूज पर आते हैं, प्रॉपर तरीके से समझो बेटा मुद्दा क्या है, अब एबीजी क्या है और कैसे ये घाटा होता है, कैसे ये सारा की सारा घोटाला होता है। घोटाला सिखा नहीं रहा हूं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी की जेब में पैसा नहीं जाता है ये तो क्या होता है। अब वो बातें ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप जब ये न्यूज सुनते हैं तो न्यूज के अंदर जो सबसे बड़ा किरदार आपके सामने दिखाई पड़ता है उसका नाम है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के डायरेक्टर जो हैं उनको सीबीआई के द्वारा बुक कर लिया गया है, यानी कि भाई ठीक है अब आपकी गिरफ्तारी। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए शिपयार्ड होता क्या है? हमने कहा यार जहां जहाज बनते हैं। बोले भारत में कहीं जहाज बनते हैं क्या? याद करिए, मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो साल भर पहले के करंट अफेयर में, 6 महीने पहले के करंट अफेयर में ये बातें बहुत बताई हैं कि जो गुजरात का दहेज नाम से बंदरगाह है वहां पर बहुत सारा पुराना जहाज आता है टूटने के लिए, और वहां से टूट करके या तो नया जहाज बनाया जाता है उसे, या उनको रिनोवेट किया जाता है, या फिर उनको तोड़ करके स्क्रैप में बदल दिया जाता है। और आपको ध्यान भी होगा मैंने निर्मला सीतारमण जी का इसके ऊपर दिया गया जो भाषण था वो भी बताया था कि स्क्रैप के लिए भी सरकार ने पैसा अनाउंस किया था। एनीवे, दहेज नाम आपको पता होना चाहिए। सूरत और दहेज गुजरात के अंदर जहाज निर्माण के केंद्र भी हैं और जहाज को तोड़ने के केंद्र भी हैं। बोले अच्छा ठीक बात है।
साहब एक बात बताइए, ये कंपनी क्या जहाज बनाती है? हमने कहा भैया बनाती नहीं है, 1985 से बनाती आ रही है। बोले कैसे जहाज बनाती है? हमने कहा देखो अगर नंबर पता लगाओगे तो ये 150 से ज्यादा जहाज बना चुकी है अभी तक। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लान ये कि ऐसे कुछ कंपनी है अब तक 165 बड़े जहाज का, पानी के जहाजों का निर्माण कर चुकी है। यानी एक प्रकार से ये वो कंपनी है जो कि जहाजों का निर्माण अपने पास रखकर बनाती है। समुद्र में बनने वाली क्रेन या फिर ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो बनाने वाली कंपनी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इनका दिखता हुआ कोई काम था, बाकियों का तो पता ही नहीं चलता। कोई पत्थर जो है वो डायमंड कह के बेच गया, इसलिए तो उसकी चोरी समझ में आई। कोई स्टॉक मार्केट में घोटाला कर गया, ये तो कोई सामान बनाने के लिए पैसा लिए थे। हमने कहा हाँ। दूसरी बड़ी जो बात है जो आपको इस बारे में पता चलनी चाहिए वो जनाब बात यह है कि ये घोटाले का जो समय है वो जरूर नोट किया जाना चाहिए। आप घोटाला है या फिर इसको समझिए लॉस है, जो भी है इसको समझिए। अप्रैल 2012 से लेकर के समय इसलिए नोट किया जाना जरूरी है क्योंकि राजनीति शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर राजनीति शुरू हो चुकी है, देश में चुनाव है, तो निश्चित ही पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। इसमें से कोई भी नहीं बचा, ना तो मोदी सरकार बची और ना ही यूपीए सरकार बची, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दोष जरूर देंगे। ध्यान से सुनिएगा जनाब, ये खबर है अप्रैल 2012 से और समय है साहब जुलाई 2017 तक का। जुलाई 2017 तक का, यानी कि 2014 के बाद मोदी जी आए, उससे पहले ही यहां पर पूरा गेम हो रखा है। उसके बाद भी जारी रहा, तो यानी कि सरकार ये वाली भी थी, इससे पहले वाली भी थी, यानी कि सरकारों का टेन्योर दोनों का ही काम इसमें आ गया। फिर आप पूछेंगे सर अभी तक हमको यह समझ नहीं आया कि यह घोटाला हुआ कैसे। हमने कहा समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा। और फिर सर एक बात बताओ, वो आदमी इतनी सारी बैंकों से पैसा लेने गया था क्या? उसका नाम था यार कुछ ऋषि कमलेश अग्रवाल। कि सर ये आदमी इतनी बैंकों से पैसा लेने गया था क्या? अग्रवाल साहब जो है इतनी जगह से पैसा लेने गए थे क्या? बड़े काम करते हैं ना आप तो बैंक खुद आपके पास आती है और बैंक आपसे आकर के ये भी कहती है कि जनाब सुनिए, आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, बताइए कितने की। बोले देखिए मैं इतने जहाज बना रहा हूं, इतने जहाज इतने के बनते हैं, मेरे यहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर इतना पैसा चाहिए। बैंक ने कहा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं। बोले बताइए। हम ना बहुत सारी बैंकों को मिलाकर एक कंसोर्टियम का निर्माण करते हैं। बोले मतलब ये क्या होता है? मैं नहीं समझता, मैं तो जहाज बनाना जानता है केवल। तो भाई रुकिए सर हम आपको समझाते हैं। अब ये बैंक वाले प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाज वाली कंपनी को, साहब हम बताते हैं क्या होता है ये। मान लीजिए कि मैं बैंक हूं, एसबीआई हूं और आप जहाज बना रहे हैं। आपने मुझसे मांगा कि मेरे को 22,000 करोड़ चाहिए। अब मैंने कहा साहब इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप पैसा कमाएंगे, हमारा भी मुनाफा होगा क्योंकि ब्याज देंगे। तो रुकिए मैं एक काम करता हूं, आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़िए, मैं बाकी बैंक वालों से बात करता हूं। मैं सबके पास गया, आईसीआईसीआई वाले के पास गया, आईडीबीआई के पास गया, एलआईसी वालों के पास भी गया कि अरे बहुत पैसा लेके बैठे हो, दुनिया को डरा डरा के पैसा कमा रहे हो तुम, है मर जाओगे एलआईसी करा लो, एलआईसी करा लो टाइप से, इधर आओ। सबको बुला लिया। अब सबको बुला करके फिर एक बार बिठाया टेबल पर कि सुनो बढ़िया सौदा मिला है, तुम इतने लोगों को पैसा दोगे, इतने किसानों को दोगे, फालतू में पता चलेगा बाद में एनपीए हो गया, तुमको बढ़िया एक ही बार में एनपीए करने की जगह बताते हैं। बोले बताओ। बोले अपन सब मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं। बोले हाँ। अब एक बार में अपन इस इकट्ठा किए हुए पैसे को सामने वाले को पकड़ाएंगे। प्यारे बच्चों, ये जो इकट्ठा करके पैसा रखा गया ना, इसी को कंसोर्टियम कहा जाता है। शब्द है कंसोर्टियम। ये कोई बैंक नहीं है, बैंकों का समूह है। 28 से ज्यादा बैंक हैं साहब जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया था। आइए हम आपको थोड़ा सा न्यूज के अंदर डिटेल से चल करके बताएं, कहां गया डिटेलिंग हमारी। तो इसमें जनाब जो है 28 से ज्यादा बैंकें जो हैं वो इसमें शामिल हुई और उनने इस पूरी जिम्मेदारी को बड़ी सहजता से निभाया। ये पूरी बैंकों के नाम है। मैं आपको यहां पर बैंकों के नाम गिनाता हूं, थोड़ा सा आप अपनी बैंक को भी पहचान लीजिएगा। एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, सारी कमर्शियल बैंक और प्राइवेट आ जाएंगी बेटा, रुको। सिंडिकेट बैंक, एसबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंगापुर की ब्रांच जो है उसने भी पैसा लगाया, देना बैंक, आंध्रा बैंक है ना, जो कि अब बैंक ऑफ इंडिया बन चुकी है आंध्रा बैंक, और वो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा बन चुकी है देना बैंक। ये उस समय से पैसा देते आ रहे थे। साइकॉम बैंक, आईएफएसआई बैंक, एसबीएम बैंक, फिनिक्स आर्क बैंक, एलआईसी, डीसीबी, पीएनबी और लक्ष्मी निवास जो लक्ष्मी विलास जो कि बेचारी खुद बर्बाद हो गई, इंडियन बैंक
कैनेडा बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब सिंध बैंक और यस बैंक। इसमें यस बैंक भी है, सोचो, जो खुद मरते मरते बची है वो तक लोन दे ली थी, समझ गए। कहने का मतलब ये है कि साहब ये इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गए थे। अब यार बात ये है, अब आप पूछेंगे तो सर ये हुआ क्या, मतलब देखिए बात तो दुखद है, लेकिन अर्थ पहली बात तो ये समझो कि 2017 का कारनामा है, अब जाकर के ये रिपोर्ट हुआ है न्यूज में। मतलब ये समझिए कि 2017 तक जो पैसा दे लिया था, उसके बाद में पैसा मांगने गई बैंकें कि साहब वो पैसा दिया था आपको अग्रवाल जी, पैसा लौटाइए। बोले पैसा दिए थे लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, हम आपको लोन की किस्तें चुका रहे हैं लेकिन चुका पा नहीं रहे हैं। तो फिर तो ठीक है, ईएमआई एक आध रह जाएगी तो क्या दिक्कत है। तो अब आप इसको ऐसे समझकर पैनिक मत करिएगा, हाय राम 2022 की घटना है, ये तो कितना बड़ा फ्रॉड हो गया है। 2017 की घटना है, सीबीआई ने केस आज से 4 दिन पहले बुक किया है, इसलिए ये न्यूज अब निकल करके आ रही है। ये 2020 में भी आ चुकी है न्यूज। रुकिए, हम वो कटिंग मिलाना शायद भूल ना गए हो, हम आपको बताएं कि 2020 के अंदर भी न्यूज आ चुकी है, और उस समय पर भी यही न्यूज निकल के आई थी कि साहब हमने जो है एक बैंक के साथ में ये घोटाला पाया जा रहा है। घोटाला से मतलब कि वो लोग पैसा वैसा नहीं चुका रहे हैं। यार हम इस मामले में फिर से आपसे माफी मांगे, 2020 में भी ये उजागर हो चुकी है न्यूज। हमारी पेपर की कटिंग हम खुद पढ़ रहे थे तब तो देख लिए, उसके बाद नहीं देख पाए हैं। एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, लेके तो आए हैं हम, देखिए ये रहा। हाँ इधर देखिए, आप इसको पहले यहां से पढ़िए, 24 जनवरी 2020, ठीक है। अब 24 जनवरी 2020, अब इधर पढ़िए, बैंकिंग कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब समझ में आ गया, डिक्लेयर्स ₹14,000 करोड़ एबीजी शिपयार्ड लॉन फ्रॉड अकाउंट। मतलब समझ रहे हैं, ये कोई पहली बार पता नहीं चल रहा है, ये 2020 के अंदर भी रिपोर्ट किया गया था कि सर पैसे चले गए हमारे। चलेगा इसे मतलब क्या होता है, चलेगा इसे मतलब है कि इन भाई साहब ने, ये देखिए 24 जनवरी की, एबीजी शिपयार्ड 14,000 करोड़ लॉन मार्क फ्रॉड बाई आईसीआईसीआई बैंक लेड कंसोर्टियम। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में जो कंसोर्टियम बना था, उसने कहा कि सर लुट गए। तो बोले कैसे लुट गए, अब सुनिए इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में। इकोनॉमिक्स की भाषा कहती है कि देखिए साहब, लोन जो है वो दो प्रकार के चुकाए जाते हैं, मतलब लोन के अंदर दो प्रकार के केसेस होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट और एनपीए। स्टैंडर्ड एसेट मतलब आप और हम जब लोन लेते हैं, अगर मैंने लोन लिया और मैं अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहा हूं, कब तक नहीं चुका पा रहा हूं, मान लीजिए 3 महीने तक नहीं चुका पाया, तो बैंकिंग की भाषा में इसे स्ट्रेस्ड एसेट कहा जाता है। मान लीजिए मैं एक ईएमआई नहीं चुकाया, दूसरी ईएमआई नहीं चुकाया, तीसरी ईएमआई नहीं चुका, तीसरे महीने वाली, तो इसको स्ट्रेस्ड एसेट के अंदर डाल दिया जाता है। मैं एक बात बता दूं, बैंकिंग के केस में आप ऐसे समझिए, आपने पहले महीने तक किस्त नहीं चुकाई, कोई भी कंपनी हो, आप कैसे भी हो, 1 महीने किस्त नहीं चुकाई, बैंक वाले उसी समय अपने कान खड़े कर लेते हैं, और क्या कि भाई साहब ईएमआई नहीं आई है उसकी, आपको दे फोन कर करके परेशान करते हैं, और अपने यहां पर एक अलग ब्लॉग बना लेते हैं, उसमें डाल देते हैं आपका नाम SMA0 कि जनाब जो है ये SMA1 जिसके अंदर 1 महीने डिले हो गया है सर, SMA2 जिसमें 2 महीने डिले हो गया है सर, 3 महीने डिले होते ही अब इनके हाथ पांव फूलना शुरू हो गया कि पैसा आना बंद हो गया है। पैसा आना बंद हो गया है तो 90 डेज से ऊपर जब हो जाता है ना, जब पैसा नहीं चुका पा रहा होता है कोई व्यक्ति, तो इसे ये सब स्टैंडर्ड एसेट कहना शुरू करते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये हुआ 12 महीने तक पैसा लौट कर नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पैसा जो है ये नॉन परफॉर्मिंग तो है, 12 महीने से नहीं आ रहा, तो बैंकिंग की भाषा में इसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। इसके बाद में अगर 12 महीने से ज्यादा हो गया तो इसे डाउटफुल एसेट कहा जाता है, और अगर ये 12 महीने से और ऊपर की तरफ निकलते हुए जब सरकारें इस बारे में जिक्र करना शुरू कर देती हैं। अब आप पूछेंगे जब 2017 के बीच में लोन दिया गया था, तो आप एक बात बताइए, 2017 के जुलाई तक, अब देखना यहीं से आपको ये इकोनॉमिक्स की भाषा समझ में आएगी। मैंने आपसे क्या कहा, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में लोन दिया गया, जुलाई 2017 के बीच में। अब यहीं से परिभाषा जोड़ते चलो, यहां पर 12 महीने से ऊपर का समय निकल गया, यानी कि जुलाई 2018 पकड़ो। जुलाई 2018 जब आपने पकड़ा, इसका मतलब तब तक ये डाउटफुल एसेट था, उसके बाद में इसे अब लॉस एसेट कहना, यानी त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाना शुरू हुआ। यानी कि आईसीआईसीआई वालों ने कहा कि अब तो भाई शिकायत करनी पड़ेगी। किससे करें, तो शिकायत करने के लिए ये लोग सारी बैंकों से बात किए कि तुम्हारा अपना अपना डेटा निकालो, क्या चल रहा है। सब बैंकों ने अपना डेटा निकाल करके पकड़ाया आईसीआईसीआई वालों को, कंसोर्टियम को, कि सर ये रहा हमारा। ये लोग गए 8 नवंबर 2019 को, इधर देखिए ये पूरी घटना बहुत समय से चल रही है,
8 नवंबर 2019 को ये गए सीबीआई के पास कि सर देखो दाल में कुछ काला है, ये बंदा पैसे नहीं चुका रहा है। बोले तो कर क्या रहा है तुम्हारे पैसे के? बोले सर ये अपने शिपयार्ड में पैसे नहीं लगा रहा है, ये कहीं विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहा है उस पैसे से। यानी कि ये पहले से ही तैयारी में चल रहा है। 2017 के अंदर जब इसने पूरा पैसा लगा लिया, 18 तक कोई पैसा नहीं दिया, 18 के बाद 19 में ये शिकायत करने गए। सीबीआई को जब ये जानकारी पता चली कि सर बात ऐसी है, ये व्यक्ति पैसे नहीं चुका रहा है, अब सीबीआई सुनते ही ये थोड़ी है पकड़ो भाई को, इतना बड़ा आदमी है यार, तो एक मिनट रुको। बोले एक काम करो, अगर ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हमें इसके दस्तावेज ला के दो। अब ऐसी स्थिति में सीबीआई के पास जब ये लोग पहुंचे तो 12 मार्च 2020 को, अब देखिए 12 मार्च 2020 को सीबीआई ने इसका स्पष्टीकरण मांगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई देख लो, मैं एक बार के लिए इन लोगों से जानकारी मांग लेता हूं, क्या चीज है ये पता कर लेता हूं। उन शिपयार्ड वालों को बुलाया और पकड़ा कि भाई तुम्हारा डेटा दिखाओ क्या चल रहा है। तब से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है 12 मार्च 2020 से। 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। क्यों? क्योंकि उनकी रिपोर्ट में यह जानकारी निकल कर आ गई कि हां साहब यह व्यक्ति फ्रॉड किया है। आ गई बात समझ में? फ्रॉड का मतलब यह है कि बैंक से जो काम कह के पैसा लिया था उस काम में पैसा ना लगा के इसने कहीं और पैसा लगाया है। अब आपके मन में अब दुखद बात आना शुरू होती है, सर एक बात बताइए, अगर यह बात हुई है तो इतना पैसा चला गया, अब इतना पैसा चला गया तो क्या होगा? हमारा जो बैंकों में पैसा रखा है, देश का पैसा चला गया। रुकिए, पैसा ना तो आपका उस समय गया जब नीरव मोदी गया, ना विजय माल्या गया, ना ये गया, ये लोग चले गए जिन्होंने लिया था, प्रॉपर्टी नहीं गई है। जो भी इन्होंने अपनी तरफ से, अब यही बात मैं सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, सुनते ही ये बहुत ज्यादा स्पार्किंग न्यूज आती है कि हमारी बैंक का इतना पैसा चला गया। रुकिए, उस व्यक्ति ने उस पैसे को खाया नहीं, उसका कुछ निर्माण किया। निर्माण में क्या किया उसने? निर्माण या तो दिल्ली में, यानी कि जहां गुजरात में उसका कंस्ट्रक्शन था वहां किया, या विदेश में ले गया। तो अब क्या होगा यहां से आगे सुनिए। अब मैंने यहां से आगे की सारी बातें भी आपको पढ़ा रखी हैं, याद होगा। ये अब जाकर के तो केस उजागर हुआ है ना, उदाहरण के रूप में समझ में आगे सारी बातें। यहां से आगे आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। क्या? अब ये पूरी की पूरी कंसोर्टियम इस पूरे की पूरे लोन को, 22,000 करोड़ के लोन को पहले ही बैड बैंक को बेचेगी। ध्यान से सुन जाइएगा, ये सारी बातें बहुत ज्यादा काम की हैं, क्योंकि यही तो मैंने आपको इतने दिन से पढ़ाया है। अब आपको बैड बैंक का उपयोग समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए। देखो, बैंक इतनी पागल नहीं होती हैं कि आपको लोन दिए जा रही हैं, आपकी एवरेज आपसे कुछ रखवाती नहीं है, सब रखवाती हैं। ये दिखने में आपको 22,000 करोड़ लग रहा है कि लेके भाग गया, नहीं, उसने गारंटी में 22,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो है ना वो आपको दे रखी है। 22,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी उसने आपके पास जमा करा रखी है, अपने कागजात दे रखे हैं कि साहब ये मेरा धन है, इसके आधार पर मैं ये पैसा ले रहा हूं। यानी प्रॉपर्टी के कागजात बैंक के पास रखे हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये 22,000 करोड़ का आगे का हिस्सा सुनिए। अब मैं आपको यहां से आगे की कहानी बताता हूं, आपको यहां से आगे सुनना चाहिए। अब ये जो 22,000 करोड़ है साहब, इन 22 में से आप 15%, 22,000 करोड़ का 15%, यानी कि लगभग 3300 करोड़ के आसपास जो पैसा है, ये तो बैड बैंक जो आपने बनाई है, ये बैड बैंक क्या है? जो कि इस प्रकार के एनपीए को परचेज करती है। मतलब ये पूरा की पूरा मामला उठा करके सरकार ने एक और बैंक बना दी, उसको बेच दिया जाएगा। वो बैंक जो है इसका 15% यानी कि 3300 करोड़ रुपए का आसपास का जो मामला है, ये उठा करके इसको पकड़ा देगी। किसको? आईसीआईसीआई बैंक को, कि ये 15% तो आप अभी ले लो, बाकी जो मामला है ये हमारे पास ट्रांसफर कर दो। तो देखो, पहली वसूली तो ये हो गई, सरकार ने ये पैसा इनको पकड़ा दिया। सर बैड बैंक के पास पैसा कहां से आया? वो भी तो हमारा है। रुकिए, बैड बैंक को सरकार ने लगभग 30,600 करोड़ रुपए दिए हैं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 के अंदर। ठीक है सर, ये इससे क्या होगा? इससे अब देखो 30,600 करोड़ में 3300 करोड़ दिए और 22,000 करोड़ का लोन परचेज कर लिया।
ऐसे करके इस 30,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ के लोन परचेज किए जाएंगे। कितने करोड़ के? 2 लाख करोड़ के लोन परचेज किए जाएंगे। लोन परचेज का मतलब है बैंक वालों से कहेंगे तुम्हारे ऊपर जितना भी हेडेक है वो हमको बेच दो। सरकार की एक कंपनी जिसका नाम क्या है? बैड बैंक। अब वो बैड बैंक क्या करेगी? इसको लेकर के इसमें से 15% दे चुकी, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा लगभग 19 करोड़ के आसपास, 19,000 करोड़ के आसपास, उस 19,000 करोड़ का ये बैड बैंक उसकी जो असेट है उस असेट को बेचेगी। कौन से असेट को? जैसे आपको मैं बताऊं, माल्या का असेट के नाम पर जो भी उसके प्रोडक्ट यहां पर जमा थे उनको बेचा गया। जैसे उसका किंगफिशर विला जो गोवा वाला है वो सब बेचा गया। ऐसे ही अब बैड बैंक इन असेट को यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को बेचेगी। अब बेच करके उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को लेकर के बैंकों को बाकी बचा हुआ 85% चुका दिया जाएगा। ये काम का प्रोसीजर तैयार हो चुका है। अब स्थिति ये नहीं है कि आपकी कोई बैंक का पैसा लेके भाग जाए और बैंक जो है वो डिप्रेशन में चली जाए कि हाय राम हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं है। आपकी प्रक्रिया पूरी आगे से आगे तक की सेट है। ये पूरी प्रोसेस के अंदर जितना भी पैसा गया है सरकार एक एक पाई पाई वसूलती है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, जिसे आप बैंकरप्सी कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, ये जो मैंने आपको जानकारी बताई इसके अंदर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 7 बैंकों की कहानी बता दी, ये सारा कारनामा मैंने आपको बता दिया जो यहां पर होने वाला है शिपयार्ड के साथ साथ। अब यहां पर वसूली जो है वो यहां से कर ली जाएगी। क्लियर है? चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एनपीए क्या है, सब कुछ क्या है, समझ में आ गया। विषय चुनाव के दौरान निकल के आया है तो साहब ऐसी स्थिति में इसका तो चुनावी जो है प्रक्रिया भी तय हो जाएगी। कांग्रेस ने बकायदा इसके ऊपर एकदम लेटर वेटर निकाल दिया है। राहुल गांधी जी ने अब तक पूरे मोदी काल के दौरान जितने भी बैंक फ्रॉड हुए हैं उनका लिस्ट निकाल के दे दिया है कि साहब इतने बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। आम जन इस बात को देखिए, ना तो वाकई में 2G घोटाले के अंदर या कोयला घोटाले के अंदर वो जो दिखाया गया इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, जनता को लगा इतने लाख करोड़ रुपए जो हैं वो मनमोहन सिंह जी की जेब में चले गए या फिर वो जो कोयला मिनिस्टर थे उनकी जेब में चले गए। ना ही जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था घोटाला, ना ही उस समय पर उतना पैसा जो बोला गया था इतने लाख करोड़ का वो जेब में गया। जेब में ये चीजें नहीं जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो जेब में किसी के चला गया, नहीं। मुद्दा ये है कि ये पैसा आपने जिस काम के लिए दिया था उस काम में यूज नहीं हुआ, किसी और में हो गया। ये फ्रॉड जो है ये आने वाले टाइम पर वसूला जाएगा। लेकिन राजनीति का मौसम एकदम गर्म है और गर्म मौसम के अंदर निश्चित ही बैंकों के ये दिन टेंशन में बीतने वाले हैं, क्योंकि जब तक सरकारें बेचकर पैसा नहीं कमाएंगी तब तक दिक्कत बढ़ती रहेगी। ठीक है। सारी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। राजनीतिक बयानबाजी समेत सारी क्रियाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो एबीजी जो आपको घोटाला है ये क्लियर हुआ हो तो सेशन को जो है ना वो शेयर वेयर करते रहना, ताकि आप लोगों को जो है वो जानकारी औरों तक पहुंचाना भी आसान रहे। ठीक है। न्यूज चूंकि बहुत पुरानी है इसलिए इसका कोई खास कहीं पर भी त्राहिमाम जैसा फैक्टर नजर नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है। चलिए, रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे मेरा एसएससी का बैच है, अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं। यदि यूपीएससी कैटेगरी में कोर्स लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का प्लस कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है 16 तारीख तक, और यदि आप केवल प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 22% का फ्लैट कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है और 10% का एडुकेटर ऑफ चल रहा है। यानी आइकॉनिक का कॉम्बो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों चीजें 76,000 में आपको मिल रही हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पर्सनल गाइड अलग से मिलता है, प्रॉपर मेंस की टेस्ट प्लानिंग मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस एडुकेटर मिलता है। यदि आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप लोगों को कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।